ये कहानी एक गरीब लोहार की है जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। लेकिन समय दिन ब दिन उनका इम्तिहान ले रहा था। घर की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि चूल्हा तक ठंडा पड़ गया था। ऐसे ही एक दिन कल्लू ने अपनी पत्नी की ओर देखा और भारी मन से कहा, अब मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाता। ना तो काम मिलता है, ना ही कोई कमाई। पड़ोस का गांव बड़ा है, वहां जाकर अगर मैं अपनी लोहारगिरी करूं तो शायद कुछ पैसे कमा सकूं। कुछ दिन घर से दूर रहूंगा, मगर कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक तो कमा ही लूंगा। वहां क्यों जाना है? क्या उस गांव के लोगों के औजार ज्यादा टूटे हैं जो तुम्हें वही जाकर लोहारगिरी करनी है? अरे अपनी ही जन्म भूमि में अगर 2 पैसे कमा नहीं पा रहे तो पराए गांव जाकर क्या चमत्कार कर लोगे? पत्नी की यह बातें सुनकर कल्लू अपने आप से बोला, इससे बहस करना तो बेकार है। ये तो चाहती है मैं हमेशा इसके पल्लू से बंधा रहूं। कभी उड़ने की कोशिश भी करूं तो पंख काट डालेगी। अगली ही सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की कच्ची गलियों को छू रही थी, कल्लू चुपचाप अपने औजार समेटकर घर से निकल पड़ा। कल्लू आखिरकार दोपहर होते होते पड़ोस के गांव लोहनगर पहुंच गया। हारा थका कल्लू जब आखिरकार लोहनगर के भीड़ भरे बाजार में पहुंचा तो उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि पूरा बाजार पहले से ही लोहारों से भरा पड़ा था। अरे यहाँ तो पहले से ही दर्जनों लोहार अपनी दुकान जमाए बैठे हैं। ऐसे में भला कौन मेरे पास आएगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ना मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे कुछ तो करना ही होगा, कुछ अलग, जिससे लोग मेरी ओर खींचे चले आए। तभी कल्लू को ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक युक्ति सूझी। उसने अपनी दुकान लगाई और उस पर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, औजारों का अस्पताल। हमारे यहाँ हर औजार का इलाज किया जाता है। नए औजार बनवाओ, पुराने औजार चमकाओ। नया हो या पुराना, कल्लू लोहार वाला ही है आपके औजार का सहारा। लोगों ने जब यह सब देखा तो उनके सामने कुछ नया और अनोखा था। अरे भाई लोहार, मेरे इन औजारों का इलाज कर दो ना। अरे जमींदार जी, चिंता मत कीजिए, अभी ठीक कर देता हूँ। कल्लू अपने छोटे से अस्पताल में बैठकर जमींदार के औजारों का ध्यानपूर्वक इलाज करने लगा। हो गया, अब आपका औजार बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अरे भाई वाह, ये औजार था। इलाज खर्च कितना हुआ? बस साहब, सिर्फ एक तांबे का सिक्का। लो, ये लो। इतनी कम कीमत में ऐसा कमाल। धन्यवाद भाई। जैसे ही दूसरा ग्राहक कल्लू के अस्पताल पहुंचा, कल्लू ने उसके औजारों की मरम्मत शुरू कर दी। आज का दिन तो कमाल का रहा। ऐसे ही मेहनत करता रहा तो जल्द ही मैं एक घोड़ी भी खरीद लूंगा और उसका नाम चंपा रखूंगा। कड़ी मेहनत और लगन से कल्लू ने जल्दी ही 4 सोने के सिक्के इकट्ठे कर लिए। उन 4 सोने के सिक्कों में से कल्लू ने 2 सिक्के देकर एक व्यापारी से सुंदर घोड़ी खरीदी और घर लौटने का मन बना लिया। सुबह होते ही कल्लू ने अपना सारा सामान बांधा और घर लौटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में कल्लू को एक घना जंगल पार करना पड़ा और वहीं उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। अगर ये मेरे पास के सारे पैसे ले गए तो मैं फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? कल्लू बहुत चतुर था। उसने एक सोने का सिक्का घोड़ी के गले में बांध दिया। अरे ओ, जल्दी करो। अपना सारा पैसा निकालो फटाफट, वरना हाल बुरा होगा। अरे डाकू भाई, मैं तो सिर्फ एक गरीब लोहार हूं। मेरे पास इस घोड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे जाने दो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, घोड़ी हिनहिनाई और वह सोने का सिक्का उसके गले से झड़कर जमीन पर गिर पड़ा। चमत्कार! झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो ये सोने का सिक्का तेरे पास कहां से आया? रुकिए रुकिए, सच बताता हूं। दरअसल ये मेरी घोड़ी सोना उत्पन्न करती है। ठीक है, ये घोड़ी तुझे हमें देनी ही होगी, तभी तुझे यहां से जिंदा जाने देंगे, समझा क्या? डकैत भाई, ये घोड़ी ही मेरा सब कुछ है, इसे मत छीनो। मैं तुम्हें बाकी जो पैसे हैं दे दूंगा, बस मेरी घोड़ी को छोड़ दो। चलो, हम तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है डकैत भाई, पर एक बात ध्यान रखना, बारी बारी से ही इस घोड़ी को अपने साथ रखना
वरना आखिर में तुम सब सिर्फ पैसों के लिए ही लड़ते रह जाओगे। घोड़ी बेचने के बाद कल्लू घर लौट आया, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में सोने के सिक्के। उसने अपने गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी और अपने नए सफर की तैयारी शुरू की। उधर डकैत घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए, जहां वे सोने के सिक्कों की लालच में खुश हो रहे थे। इस गिरोह का सरगना होने के नाते इस घोड़ी पर सबसे पहले मेरा हक है। सभी आदमियों ने सरदार की बात मानी और उसी रात सरदार अपने अड्डे पर घोड़ी के साथ सो गया। सुबह होते ही सरदार उठा और उसने देखा कि अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने हर कोना देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कल्लू ने उसे बेवकूफ बनाया है। सरदार बताइए ना, घोड़े ने आपको कितने सोने के सिक्के दिए, हम भी जानना चाहते हैं। तुमको पता चल जाएगा आज रात जब ये घोड़ी तुम्हारे पास होगी। सरदार चुप रहा क्योंकि वह बेवकूफ साबित नहीं होना चाहता था। ऐसी ही एक एक करके डकैतों ने घोड़ी को अपने पास रखा, पर हर बार कुछ भी नहीं मिला। सभी को तुरंत समझ में आ गया यह कल्लू की चतुराई थी जिसने उन्हें मूर्ख बनाया। उस लोहार ने हमें मूर्ख बनाया है, आज ही हम उसे सबक सिखाएंगे। सरदार, उसने ये सामान्य घोड़ी हमें 50 सोने की मोहरे में दे दी। यह तो पूरी तरह ठगी है। कल्लू अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि सभी डकैत उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। कल्लू जल्दी से अपने घर में गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, ध्यान से सुनो, अभी एक डकैतों का झुंड यहाँ आएगा। जब वे हमारे बारे में पूछे तो तुम उनसे कह देना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। फिर हमारे कुत्ते शेरू को भेज देना, वो मुझे बुला लेगा। इतना कहकर कल्लू अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में डकैतों का झुंड वहां आ पहुंचा। लोहार कहाँ है ये? इसे तुरंत बुलाओ। वो अभी खेत में है। आप रुकिए, मैं तुरंत अपने कुत्ते को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। शेरू, तनिक अपने मालिक के पास जाओ, जाकर उन्हें कहना कि कुछ लोग उन्हें बुलाने आए हैं। ये सब क्या है? क्या सचमुच ये कुत्ता तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? जरूर। वो हर बात समझता है। जब वो खेत में होते हैं और मुझे उनसे कुछ कहना होता है तो मैं बस शेरू को उनके पास भेज देती हूँ। डकैत लोहार की पत्नी से पूछताछ कर रहे थे। कल्लू उसी समय वहां पहुंच गया। ओहो डकैत भाई, आप यहाँ कैसे? शेरू ने बताया कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें तुम्हारे इस घोड़ी से कुछ नहीं मिला, तुमने हमें ठगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है। ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देंगे, पर शर्त यह है कि ये कुत्ता तुम हमें दे दोगे। माफ कीजिए डकैत भाई, मैं ये कुत्ता किसी को नहीं दे सकता। चलो, हम इसके लिए तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ी देर इंकार करने के बाद कल्लू ने आखिरकार सहमति दे दी। जब सभी डकैत अपने अड्डे पर पहुंचे तो सरदार ने पूरे गर्व और लालच के साथ ऐलान किया, ये कुत्ता सबसे पहले मेरे पास रहेगा। फिर सरदार ने अपने बेटे चंदू को बुलाया। सुनो चंदू बेटा, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो इस कुत्ते को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। ठीक है पिताजी। कुछ देर बाद एक डकैत को अपने सरदार से एक जरूरी काम पड़ा। अरे चंदू बेटा, पिताजी को बुलाओ, उन्हें यह काम देखकर तुरंत निर्णय लेना होगा। आप रुकिए, मैं तुरंत उन्हें बुलवा देता हूँ। शेरू, चलो जाकर पिताजी से कहो कि कोई यहाँ उनसे मिलने आया है। शेरू सरदार के घर से चुपचाप भागा और सरदार के पास जाने की बजाय सीधा लोहार के पास पहुंच गया। जब सरदार घर वापस आया, उसने देखा कि शेरू वहां नहीं था। ये तो पक्का है, शेरू अपने मालिक के पास गया होगा। तो वह अकेला फिर से लोहार के घर गया। सुनो, क्या शेरू तुम्हारे पास आया हुआ है? हाँ, वो यहाँ आया है। मेरे ख्याल से उसे मेरी याद जरूर आ रही होगी। मेरी मानिए, उसे थोड़ा सा समय दीजिए, अंत में वो खुद ही आपको अपना मालिक मानने लगेगा। सरदार ने शेरू को वापस ले लिया और अगले दिन उसे अपने साथी को सौंप दिया। शेरू हर डकैत के पास एक एक करके रहा, पर हर दिन आखिरकार वो लोहार के पास ही लौट आता। सबने यह समझ लिया कि लोहार ने उन्हें फिर से ढक दिया है। डकैतों ने आपस में विचार विमर्श किया, यह तय करने के लिए कि लोहार की इस चालाकी का अंत कैसे किया जाए। इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैं उस लोहार को कड़वा सबक सिखाऊंगा।
इस बार सारे डकैत लोहार के घर एक साथ हमला करने पहुंचे। उन्होंने लोहार की एक न सुनी, उसे जबरदस्ती एक बड़े बोरे में डाल दिया और वहां से लेकर चल दिया ताकि उसे उसका सबक सिखा सके। रास्ते में जब वे सब एक पुराने मंदिर के पास से गुजरे तो एक डकैत ने कहा, सरदार, आज बहुत गर्मी है, क्यों न यही थोड़ा आराम किया जाए। सरदार और बाकी डकैत भी इस बात से सहमत हो गए और लोहार को वहीं छोड़कर मंदिर में आराम करने के लिए चले जाता है। थाबी बकरियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था और जब लोहार ने बकरियों के झुंड की आवाज सुनी तो उसके दिमाग में एक चालाकी भरा उपाय आया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, छोड़ो मुझे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। उसकी तेज आवाज सुनकर बकरियों का मालिक दौड़ा आया और बोला, अरे रुको रुको, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करना चाहते? किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? वो जबरन मेरी शादी जमींदार की बेटी से कराने पर तुले हैं, मगर मैं इससे पूरी तरह इनकार करता हूँ। क्यों भाई, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यकीनन उसकी लड़की से शादी करता। अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उसकी लड़की से शादी कर लो, लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकालो। बकरियों के मालिक ने लोहार को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे के अंदर घुस गया। लोहार ने उसे बांध दिया और उसकी बकरियों को लेकर वहां से चला गया। शाम को डकैत मंदिर से बाहर आए बोरे को लिया और चले गए। क्यों ना इस लोहार को हम यहाँ इस कीचड़ में फेंक दे, ये इसे अच्छा सबक मिल जाएगा। डकैतों ने लोहार को उसी कीचड़ में फेंक दिया और अपनी योजना पूरी कर वहां से चले गए। कुछ दूर चलने के बाद वे अचानक सड़क पर लोहार को खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गए। अरे तुम यहाँ कैसे पहुंचे? डकैत भाई, उस कीचड़ के नीचे एक जादुई जगह छुपी हुई थी। वहां ढेर सारा सोना रखा था और कुछ बकरियां उसकी रखवाली करती थीं। मैंने उनकी मदद से वहां से सुरक्षित वापस आ गया और थोड़ा सोना अपने लिए भी ले आया। अब मैं फिर से वहीं जा रहा हूं। अरे सुनो, तुम हमें उस जादुई जगह पर ले चलो और ध्यान रहे, वहां रखे सोने को तुम बिल्कुल छुओगे नहीं, वरना अंजाम बुरा होगा। पर मैं कैसे लेके जाऊं? अरे जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ठीक है, अगर तुम जोर देते हो तो चलो। डकैतों का झुंड उस कीचड़ के पास पहुंच गया। एक एक करके वे कीचड़ में कूद पड़े, सोचते हुए कि अब लोहार का सोना हाथ लगेगा। लेकिन आश्चर्य, किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगा। लोहार ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से उन्हें चकमा दिया और अपनी जान बचा ली। ऐसी ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।